तो लास्ट तक जो लिखे रुकेगा वही हमारी माइंड में रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में देखिए हम लोगों ने अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशंस को निकालना सीखा था, और हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशनली चीजों को लिखते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है उनको लिखने का, और उनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो उसके पहले बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। क्या होता है ये? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको बताया जाता है कि आप डायमेंशंस टू और मोर देन टू क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो जब उनकी डायमेंशंस आपस में क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। अगर उनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल नहीं है तो आप टू क्वांटिटीज को एक दूसरे के इक्विवेलेंटली लिख नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है ना? जैसे अगर आप कहीं पर लेंथ ले रहे हो और उसे एक्सेलरेशन के इक्वल लिख रहे हो तो बेटा दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दैट विल बी इनकरेक्ट मेथड। रीजन, रीजन ये होता है कि वही क्वांटिटीज को आप एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो जो क्वांटिटीज आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के सेम यूनिट कंटेन करेंगे, एक दूसरे के सेम क्वांटिटीज को कंटेन करेंगे। तो यहां पर देखिए आपको बताया जा रहा है, इफ टू आर मोर देन टू quantities are added or subtracted or written equal to each other, then their dimensions must be their dimensions must be equal to each other। क्या तो ये बताइए कि अगर टू स्पेसिफिक क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख रहे हो तो उनकी डायमेंशंस ऑब्वियसली एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज प्रैक्टिकली दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पर देखिए बेटा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है n1 यानी n1 u1 must be equals to n2 u2। कहने का मतलब कि एक का जो टोटल रिप्रेजेंटेशन होगा मेजरमेंट का वो दूसरे के इक्वल होगा, दैट इज कंपलसरी थिंग। कहने का मतलब अगर कहीं पर आप लिख रहे हो 5 किलोग्राम इक्वल्स टू 5000 ग्राम, 5000 ग्राम, तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल, 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम दोनों का मतलब क्या रहा? तो 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम का मतलब प्रैक्टिकली ये रहा बेटा आपके लिए कि 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम दोनों ही मास को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं? मास को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। दोनों की क्वांटिटीज में कोई भी वेरिएशन किसी तरीके से आपको मिलना नहीं है। तो यहाँ पर बेटा ये चीज बताई जा रही है 5 किलोग्राम और ये दोनों आपस में क्या है, भले ही दोनों की क्वांटिटीज दोनों ही मास हैं, दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, एक किलोग्राम है और दूसरा आपका ग्राम है, लेकिन फिर भी आप दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंटली ही रख सकते हो किसी तरीके से, और कोई वेरिएशन आप यहाँ पर दे नहीं सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर देखने चल रहे हैं। तो जब डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखेंगे तो फर्स्ट कल जो बताया था वही है क्या, टू चेक द टू चेक द करेक्टनेस करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ एनी इक्वेशन, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना होगा। तो यही चीज होती है कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो जिनको आप लिख रहे हो जिन टर्म्स को, उनकी डायमेंशंस आपस में कंपलसरी इक्वल होनी चाहिए। अगर उनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल नहीं है तो बिल्कुल भी वो इक्वेशन आपकी करेक्ट नहीं मानी जाएगी। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल बताया था v equals to u plus e। बेटा जब तक इन तीनों की डायमेंशंस इक्वल नहीं होंगी तब तक आप इनको करेक्ट नहीं बोल सकते हो। इसके अलावा दूसरा दिया गया s equals to ut plus half at square। जब तक इन तीनों की डायमेंशंस आपस में इक्वल नहीं होंगी तब तक भी आप इनको सेम नहीं बोल सकते हो। v square minus u square equals to 2as। जब तक इनकी डायमेंशंस इक्वल नहीं होंगी तब तक ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होंगी। इसके अलावा ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा और ये थर्ड रहा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ हम एक करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गिव्स राइट एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बेटा जब तक इन तीनों की डायमेंशन सेम नहीं होंगी तब तक ये इक्वेशन भी सही नहीं होगी। तो बेटा फर्स्ट में एक चीज तो ये रही और दूसरा होता है इसी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन की हेल्प से ही टू फाइंड द, इसी का एक पार्ट होता है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन को भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो चलिए अब इस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। कैसे वर्क करेंगे? चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट बेटा मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए सबको एक एक करके पिक करते हैं और यहाँ से हम इसको लेकर के चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट रहा क्या था आपके पास, v equals to u plus at। तो v की डायमेंशन देखिए, v एक तरीके की वेलोसिटी lt minus 1, पहले भी बताया जा चुका है। u भी एक तरीके की वेलोसिटी है lt minus 1 और at जब लिखोगे तो a की डायमेंशन होती है lt minus 2 और t की डायमेंशन होती है t। तो t minus 2 और at कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा lt minus 1। तीनों की डायमेंशन आपस में इक्वल है। जब तीनों की डायमेंशन इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या हो गई, प्रैक्टिकली करेक्ट हो गई। ये इक्वेशन बिल्कुल क्या हो गई आपकी, करेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड वाले में। सेकंड में s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे, ध्यान दीजिए। तो s s क्या होता है बेटा आपके पास, s होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो s इतना क्या मिला बेटा यहाँ पे, ये l मिला। इसकी डायमेंशन क्या मिली, l मिली। क्यों, क्योंकि बेटा डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ में मेजर करते हैं ना। फिर s equals to ut, ut की डायमेंशन निकालोगे तो u की डायमेंशन, u इज द टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो l t minus 1 और t क्या होगा आपका, ये भी t ही रहेगा। तो t से t कैंसिल हो गया, आपको बेटा क्या मिला, l मिला। आपके तो देखो इसकी डायमेंशन आपकी सेम हो गई। फिर उसके बाद हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। a क्या है आपका, a है एक्सीलरेशन। a क्या है आपका, एक्सीलरेशन। तो जब a एक्सीलरेशन है तो इसकी वैल्यू को रखो बेटा। जब इसकी वैल्यू को रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाफ जो है ये तो डायमेंशनलेस होगा क्योंकि मैथमेटिकल कांस्टेंट की वैल्यूज को डायमेंशनलेस रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाफ की डायमेंशन कुछ नहीं, a की डायमेंशन होगी lt - 2
और टी स्क्वायर हो जाएगा t2, तो t माइनस 2 और t2 मिलकर के कैंसिल हो गए और ये मिला l। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको डायमेंशन l मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा डायमेंशन आपको l मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका भी l, इसका भी l और इसका भी l, तीनों मिलकर के बेटा l l l मिल गए आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर डायमेंशंस क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो फिर से ये बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। थर्ड में चलिए v स्क्वायर। v स्क्वायर को मतलब समझ रहे हैं, v की डायमेंशन lt माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो l2 सॉरी lt माइनस 1 l2 t माइनस 2, ये हो गया, ये इसका हो गया। u स्क्वायर का निकालोगे तो यहाँ पे भी ये भी वेलोसिटी है lt माइनस 1, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर करने पर मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या पढ़ रखी है हम लोगों ने, वेलोसिटी की डायमेंशन पढ़ रखी है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट l अपॉन में t, t ऊपर जाएगा -1, तो lt -1 और स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा l2 t -2, ये वेलोसिटी के लिए हो गया। और यहाँ पर बेटा क्या मिला as 2as, जब 2as के लिए आओ तो 2 फिर से क्या हो जाएगा डायमेंशनली, डायमेंशनली क्या हो जाएगा बेटा वो आपका डायमेंशनली 0 हो जाएगा 2, और a के लिए l t -2 और s डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा l, तो 2l मिलकर के l2 t -2। बेटा देखो तीनों की डायमेंशन फिर से क्या हो गई आपस में इक्वल, तो तीनों की डायमेंशन इक्वल होने पर क्या हो गया डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो गई आपकी। लास्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। फोर्थ में देखिए जो टोटल एनर्जी है वो तो ml2 t-2 ही होगी। जो टोटल एनर्जी है वो तो ml2 t-2 ही होगी। लेकिन व्हाट्स अबाउट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक क्या होती है, काइनेटिक होती है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ तो डायमेंशनलेस m की जगह पे क्या रखोगे m मास है, v की जगह पे lt-1 और इससे स्क्वायर करेंगे तो ml2 t-2, क्योंकि m इधर जाएगा l2 t-2। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। m की डायमेंशन m रखेंगे, g की डायमेंशन एक्सीलरेशन होता है ना, g क्या होता है आपका, g एक तरीके का एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन के लिए रखेंगे m l सॉरी lt-2 और यहाँ पर h भी हो जाएगा l, तो कितना हो जाएगा ml2 t-2। ये क्या हो गया बेटा, तीनों इक्वल है तो डायमेंशनली ये इक्वेशन भी क्या हो गई आपकी बिल्कुल करेक्ट हो गई। तो जब डायमेंशनली ये इक्वेशन भी करेक्ट हो गई तो आपने इसे इस तरीके से सॉल्व आउट कर लिया। बेटा ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है आपके पास करने के लिए, ठीक है। अब इसका ये सेकंड पार्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अगर कोई इक्वेशन दी जाती है और उसमें कोई अननोन क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को हमें देखना होता है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए ये हो गया। अब इसी में सेकंड पार्ट आपको दिया गया, मतलब ये इसी का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो फर्स्ट पार्ट है इसी का एक साइड पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है। इसी का एक पार्ट है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। कल मैंने बताया था, जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी जाए E इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bxt प्लस c, ठीक है। और कहा जाए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b and c, a b and c where E is energy, x is distance and t is time। और आपसे कहा गया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द E, E की डायमेंशन को आपको कैलकुलेट करना
है। तो जब ई की डायमेंशन को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bxt प्लस c। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हो ना, इस डायमेंशन को इसके इक्वल लिखा है। तो हमने बताया है कि अगर टू डायमेंशंस को ऐड किया गया, सब्सट्रैक्ट किया गया या इक्वल लिखा गया तो उनकी डायमेंशंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर टू यूनिट्स को इस तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ई मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो ई की डायमेंशन होती है ml2t-2। अब आप कहोगे कि मुझे नहीं पता, बेटा एनर्जी की डायमेंशन वर्क डन की डायमेंशन के इक्वल होती है, और वर्क डन की डायमेंशन के इक्वल ही हमने इनको प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए तो डायमेंशन नहीं पता, x की डायमेंशन होती है डिस्प्लेसमेंट की l और स्क्वायर है तो 2। देखो बेटा l2 से l2 कैंसिल, तो a इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ml2t-2 अपॉन l2। तो L2 से L2 कैंसिल, कितना मिलेगा, a की डायमेंशन mt-2, mt-2, ये a की डायमेंशन हो गई बेटा। इसकी डायमेंशन a की डायमेंशन। अब उसके बाद कहा गया b की डायमेंशन निकालो, इसकी b की, चलो निकालते हैं। फिर से लिखो डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ e मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bxt। तो इसकी डायमेंशन ml2t-2 होगा। bxt की डायमेंशन क्या होगी, bx की डायमेंशन क्या होगी बेटा, x की डायमेंशन आपके पास होगी l, और t की डायमेंशन क्या होगी बेटा, t। देखो यहाँ पर क्या होगा, b की डायमेंशन के लिए ml2t-2 अपॉन में l और t। तो बेटा एक l से एक l कैंसिल हो गया, मिला क्या mlt-3। बेटा ये b की डायमेंशन हो गई, किसकी डायमेंशन हो गई, b की डायमेंशन हो गई, किसकी डायमेंशन, b की डायमेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपसे जो कहा गया, नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है c की डायमेंशन। तो आप देख रहे हो c और e दोनों ही डायमेंशनली क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो c की डायमेंशन को किसके इक्वल लिख देंगे बेटा, e की डायमेंशन के इक्विवेलेंट। आई बात समझ में। इसी का एक क्वेश्चन बेटा मैं और करवाऊंगा, और फिर उसके बाद तुरंत का तुरंत सेकंड एप्लीकेशन। आज डायमेंशन की एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर देंगे बेटा हर हाल में। जल्दी से इसे नोट कर लो बेटा। क्या इतना पार्ट क्लियर है बेटा सभी को, ये इतना पार्ट बेटा क्लियर है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी बच्चों का बेटा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो बेटा। चलिए वेरी गुड बेटा, ठीक ठीक है बेटा, ओके। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और पिक करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा चीजें थोड़ी थोड़ी टफ नहीं होंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा चीजें जो है, चीजें बदलेंगी जरूर थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैं और पिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे हमें दिया गया f इक्वल्स टू 80 प्लस bx प्लस
C अपॉन D प्लस T। समझ पा रहे हैं? AD स्क्वायर प्लस BX प्लस C अपॉन D प्लस T। कहा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ A B C एंड D। A B C एंड D इनकी डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेटा F इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BX प्लस C अपॉन D प्लस T आपको दिया गया और इनकी डायमेंशंस को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा, हमेशा ये बताया जाएगा कि इस स्पेसिफिक एक्सप्रेशन में जो आपको t दिया जा रहा है दैट इज टाइम, जो x दिया जा रहा है दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा तो किस बेसिस पे करेंगे? dimension of f must be equals to dimension of at square। dimension of f must be equals to dimension of at square। क्यों? क्योंकि बेटा इसको इसके इक्वल लिखा है ना, तो जब f को आप कहोगे इसको इसके इक्वल क्यों नहीं करना बेटा, इसमें a भी अननोन है एंड b भी अननोन है, तो दोनों अननोन क्वांटिटीज को एक साथ कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर सीधे सीधे आप बताओगे यहां पर बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहां पे भी बताना था, आप ऐसे इक्वल नहीं कर रहे हो। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल बताता है कि when two quantities are added subtracted or written equal to each other then their dimensions must be equal to each other। अगर उनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल नहीं है तो उनको ऐड कर पाना, सब्सट्रैक्ट कर पाना, इक्वल लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो चलिए देखिए dimension of f equals to dimension of at square। dimension of f equals to dimension of at square। तो f होता है mlt minus 2 equals to at square दिया गया बेटा, तो at square में क्या है, a नहीं पता और t square t2 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर a equals to mlt minus 2 upon t2, तो हो जाएगा बेटा ये क्या ऊपर जाएगा तो ml t minus 4। एक डायमेंशन मिल गई, एक ही डायमेंशन मिल गई, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ f must be equals to dimension of bx। dimension of f must be equals to dimension of bx। तो डायमेंशन ऑफ f mlt minus 2 mlt minus 2 और bx क्या है, डायमेंशन ऑफ b को b रखने दो, x की जगह पे l लिख दो, तो l से l कैंसिल हो गया और b की डायमेंशन मिली mt minus 2 mt minus 2। बहुत अच्छा, दो चीजें आपको यहाँ पर लिख ली। तीसरे लेवल पे देखो बेटा, सबसे थोड़ा सा अजीब सा नया सा दिखने वाला कुछ है यहाँ पे, c अपॉन d प्लस t कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, देखो d और t आपस में एडेड है ना, जब d और t आपस में एडेड हैं तो वेरी श्योर कि d की डायमेंशन t के इक्विवेलेंट होगी, जो d की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, t के इक्विवेलेंट होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ d मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t। तो बेटा d की डायमेंशन कितनी हो गई, 3। ठीक है ना? अब देखो इतने पूरे की डायमेंशन फिर से f के इक्वल रखो, इतने पूरे की डायमेंशन क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल है किसके, फोर्स के। तो डायमेंशन ऑफ f मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t। ये हो जाएगा mlt minus 2 c, c कितना होगा, c ही रहने दो, और d और t दोनों ही सेम क्वांटिटीज है ना, क्योंकि उनको आपस में ऐड किया गया है, तो दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी बेटा, t होंगी। यहां पर हमने t रख दिया, c की डायमेंशन बड़ा सिंपल सा mlt minus 2 ये रहा, 8t plus 1 तो -1। बेटा सब की डायमेंशन आपको अलग-अलग मिल गई, c की डायमेंशन मिल गई mlt -1, a की डायमेंशन mlt -4, b की डायमेंशन
डायमेंशन d-2 और डी की डायमेंशन t मिल गई। तो बेटा इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, हाँ 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 बेटा बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, देखो जो आप कह रहे हो ये क्वेश्चन मैं चाह भी रहा था कोई पूछ ले। देखो बेटा इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 किलोग्राम और यहाँ पे क्या किया 2 किलोग्राम। इस किलोग्राम की डायमेंशन क्या होगी बेटा, एम ना। यहाँ पर इसकी भी डायमेंशन एम, इक्वल टू कितना लिखा 4 किलोग्राम। तो आपको क्या लगता है बेटा m प्लस एम 2m हो जाएगा? नहीं, इट जस्ट रिप्रेजेंटेट्स द क्वांटिटी, ये उसके मैग्नीट्यूड में जाता ही नहीं है। इसकी भी डायमेंशन क्या होगी बेटा, m ही होगी। क्यों? क्योंकि मास की डायमेंशन चाहे वो 1 किलोग्राम हो, चाहे 10 किलोग्राम हो, चाहे 1000 हो, चाहे मास ऑफ अर्थ हो, मास ऑफ सन हो, या मास ऑफ एक छोटी सी चींटी, ठीक है ना, मैटर नहीं करता बेटा, डायमेंशन विल बी m। तो वैसा ही यहाँ पे चाहे d हो, d प्लस t हो, अगर वो सेम क्वांटिटीज हैं, जैसे यहाँ पे m प्लस m 2m नहीं हुआ ना, m प्लस m m ही रहा, बिकॉज दिस इज मास, दिस इज मास, दिस इज, वैसे ही t प्लस t दोनों ही टाइम है, लेकिन t प्लस t t 2t नहीं होंगे बेटा, क्योंकि टाइम को ऐड करने पे भी तो टाइम ही मिल रहा है। तो डायमेंशन क्या होगा बेटा, t ही होगा। इज इट क्लियर प्रवीण बेटा? वेरी वेरी गुड, नोट कर लो बेटा तो आगे बढ़े। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें डायमेंशनल। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी एक बार अटेंडेंस हो जाए बेटा। स्पर्श बेटा, बेटा कैमरा जल्दी जल्दी ऑन करो भाई ना। ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रेरणा बेटा, बेटा कैमरा जल्दी से ऑन करिए। ठीक है बेटा, ओके। बेटा काजल, बेटा कैमरा ऑन करिए जल्दी। आप लोगों पे ट्रस्ट पूरा रहता है बेटा, लेकिन हाँ ठीक है बेटा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मैक्सिमम बच्चे लेट करके क्लास लेते हैं, और बेटा ये सबसे ज्यादा नेगेटिव कंडीशन है। ट्रस्ट मी, कुछ भी फायदा नहीं होना है, कुछ भी फायदा नहीं। और ये स्टार्टिंग से नहीं होता था बेटा, ये लास्ट 2 डेज से करना पड़ा, क्योंकि गार्जियंस ने स्पेशली ये कहा कि सर जी 3 घंटे की क्लास लेट करके बच्चे पूरी ले लेते हैं, ना कुछ नोट करते हैं ना कुछ। तो नोट करने के लिए तो मैं कंपलसरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मतलब इस चीज को समझिए, अटेंडेंस लेना इस तरीके से दैट इज नॉट कंपलसरी थी, ठीक है ना? ठीक है। श्रुति बेटा, ठीक है बेटा। मुस्कान कहाँ है? ठीक है बेटा। अंशुमान, वेर आर यू बेटा? ठीक है बेटा, ओके। प्रवीण बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रगति, वेर आर यू बेटा? बेटा ओपन योर कैमरा। ठीक है बेटा, ओके। अंशिका, ठीक है बेटा, बस बंद कर लीजिए, सफिशियंट। अंशिका कहाँ है? अंशिका श्रीवास्तव, ठीक है बेटा। गुड़िया, वेर आर यू? चलिए हैं, हमें तो लगा कि ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अदिति बेटा, ठीक है बेटा, ओके। अंशिका, अंशिका बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रवीण, हो गया, ठीक है, सभी की अटेंडेंस हो गई।
यही मेनली 12 स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। आज शायद वैभव नहीं है, वैभव भी होते हैं हम लोगों के साथ, आज वैभव शायद है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, एक चीज और ये करिए कि जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन्हें इसके लिए बताइए कि वो रेगुलर क्लासेस में आए, ठीक है ना। बाकी बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे इसको हम लोग हटाते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? तो सेकंड एप्लीकेशन में देखिए बेटा क्या होता है, हम डायमेंशंस का यूज करके इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है, आपको ये बता दिया जाए कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाउ कैन दैट फार्मूला डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, और उसी के बेसिस पे बेटा आपको फार्मूला डिराइव करना है। जैसे to derive the equation, to derive second application है बेटा ये, to derive the equation, to derive the equation by using dimensions। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं। जैसे कहा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द mass of object, velocity of object and time period taken by the object। अब टाइम हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें टी नहीं होता है। बट अगर उन्होंने दे दिया तो परेशान मत होइए, बस आप डायमेंशनली देखो। जैसे कहा गया, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, derive the expression for kinetic energy if it depends on the mass of object, velocity of object and टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको पता है कि क्या होगा, लेकिन स्टार्ट यहीं से करेंगे। जैसे देखो कहा गया, पहला एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे? कहा गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कर लोगे, मास रेज टू पावर ए, m रेज टू पावर a। दूसरा कहा गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी रेज टू पावर b। फिर कहा गया टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कर देंगे, t raised to power c, mass raised to power a, velocity raised to power b and time period raised to power c। ठीक है, तो mass raised to power a, velocity raised to power b and time period raised to power c। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें इससे फार्मूला डिराइव करना है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होते। कई बच्चे क्या करते हैं कि अरे टाइम पीरियड तो होता नहीं है, आई नो इट वेरी वेल, ये मेरा फैमिलियर है, मैं बचपन से इसके साथ। नहीं बेटा, जो चीजें दिखती हैं जरूरी नहीं है लास्ट में, अगर आप सही होगे तो लास्ट में आपको एज इट इज वो रिलेशन मिल ही जाना है। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स फिजिक्स दोनों बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स ज्यादा इजी है, मैथ्स थोड़ी सी कम है। ठीक है, चलिए वो तो इंटरेस्ट की बात है। तो देखो यहाँ पे बेटा काइनेटिक, अब क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी। आपने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास रेज़ टू पावर a, वेलोसिटी रेज़ टू पावर b एंड टाइम पीरियड रेज़ टू पावर c। अब यहां पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है इक्वल टू कर दो, यहां पर एक स्मॉल k लगा दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला, और फिर सबकी डायमेंशंस रखो। मास की डायमेंशन होती है m रेज़ टू पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt -1 रेज़ टू पावर b, और टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है t रेज़ टू पावर c, और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी जिसकी डायमेंशन ml2t-2 ml2t-2। बेटा सबको मर्ज कर दो, इसको रहने दो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, k in bracket m raised to power a, n raised to power ये b होगा, ये c, तो n raised to power b plus c और t raised to power -b। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया, बस m की पावर m एक ही था तो m की पावर l दो थे, नहीं l एक ही है, ठीक है l एक ही है, तो l की पावर क्या कर दिया b और t की पावर -b plus c, -b plus c, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है। अब क्या करो, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, पावर्स को कंपेयर करो, तो m a की वैल्यू आ गई 1, बहुत बढ़िया ना। देखो m की पावर a, m की पावर 1 कितना आ गया, a इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 2, सीधे सीधे देखो ना, b की वैल्यू b इक्वल्स टू 2 एंड माइनस b प्लस c इक्वल्स टू माइनस 2। तो बेटा यहाँ पर b की वैल्यू 2 रखोगे तो c इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 0। मैंने बताया ना कि जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या मिला, मिला काइनेटिक एनर्जी, जो पावर मिली सीधे सीधे अप्लाई करो, k m रेज़ टू पावर 1 v रेज़ टू पावर 2 एंड t रेज़ टू पावर 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली, k mv स्क्वायर, आप कहोगे हाफ, तो बेटा आप सिर्फ यहीं तक पहुंच पाते हो, डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन जो होता है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंटेट नहीं करता है, तो आप यहां तक पहुंच पाओगे। इसके बाद अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो छोड़ दो, बता दो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। लेकिन हमको आता है ना काइनेटिक में, पता है कि k की वैल्यू आप अभी यहां पर बताओगे हियर प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली k इक्वल्स टू कितना होता है 1 by 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाँ m v स्क्वायर। बस काम, अगर नहीं आता ना बेटा तो बस यहीं तक रहने दो, यहीं तक इसको रहने दो। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, बस क्या किया, डायमेंशन को रखा, सबकी पावर्स को मर्ज किया और मर्ज करके उनको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, और कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही नहीं है बेटा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस ये सीधा सा आपका फंडामेंटल रहा। आई बात समझ में, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। अब इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेने को लिया जा सकता है बेटा, लेकिन इन चीजों को जब आप करोगे तो ही, अभी नहीं करना है, अभी स्क्रीनशॉट लो, फ्री टाइम में इसे खुद से करो, जब करोगे तो चीजें आपके लिए बेटा थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, काफी अच्छा हो जाएगा ये। प्लीज नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट, हरी वेरी क्विकली। हो गया बेटा, यहाँ पे रफ कर रहा हूं इसे। अब देखिए थर्ड होता है आपके पास, थर्ड होता है आपके पास, अभी इसके और एक्सप्रेशंस मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी सबके टच में एक बार जल्दी जल्दी आ जाए, तीनों तीन ही है, लास्ट पे चल रहा हूं बेटा मैं, लास्ट वाला और इजी है, सेकंड वाला ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा, सेकंड वाले में ही सबसे ज्यादा समझना होता है। थर्ड होता है कन्वर्ट, कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे आप बदलोगे। जैसे हमने कहा कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, न्यूटन को डाइन, आप कहोगे डाइन क्या है बेटा, डाइन वो नहीं जो गांवों में आती है, नहीं, डाइन मींस प्रैक्टिकली फोर्स की स्मॉलर यूनिट होती है, जैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट है एसआई यूनिट ना, वैसे ही डाइन जो होती है वो स्मॉलर यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। किसमें होती है बेटा वो, सीजीएस सिस्टम में। अब ये चीजें धीरे धीरे समझोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे चीजें आप समझोगे कि क्या चीजें कहां पर होती है। तो देखो यहाँ पे in SI system, SI system 1 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन मान लो m1 l1 t1, क्या मान लो m1 l1 t1 माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की, mlt माइनस 2 ना, तो mlt माइनस 2, तो आपने मान लिया कि SI सिस्टम में ये m1 l1 t1 माइनस 2 होगा, एंड CGS सिस्टम में क्या होता है, ये डाइन होता है ना, तो डाइन m2 l2 t2 माइनस 2, बस यहाँ पर देखो बाई
होमोजेनिटी, होमोजेनिटी में क्या किया, n1 u1 equals to n2 u2, n1 u1 equals to n2 u2। बेटा n1 कितने न्यूटन है, 1, u1 की वैल्यू कितनी, डायमेंशन लिखो, m1 l1 p1 माइनस 2। बहुत अच्छा। n2 कितना है, यही तो निकालना है कि कितने डाइन होंगे, यही तो निकालना है कि कितने डाइन होंगे। इसकी जगह पे लिखो u2 m2 l2 p2 माइनस 2। बहुत अच्छा। अब n2 की वैल्यू निकालनी है, निकालो, चलो। n2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, लिख डालो बेटा m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 p1 अपॉन p2। अब कहोगे कि कैसे रखेंगे इनको सबको, कुछ नहीं करना। m1 एसआई सिस्टम है यानी mks, और m2 वाला जो पार्ट है वो सीजीएस सिस्टम है। तो मास को बेटा एसआई में किलोग्राम रखा जाता है, तो ऊपर रखो किलोग्राम, m2 सीजीएस में रखा जाता है ग्राम, नीचे रखो ग्राम। बेटा एमकेएस में लेंथ को मीटर लिखते हैं, तो ये क्या कर दिया, मीटर। T2 जो है वो किसका है, सीजीएस का, इसमें सेंटीमीटर रखते हैं, नीचे सेंटीमीटर कर दिया। और टाइम तो हर जगह पे सेकंड ही होता है, तो सेकंड बाय सेकंड माइनस 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आ गया 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या मिलेगा, 1। तो n2 क्या मिलेगा, वैल्यू रखो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, ये मिल जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। ये हो गया। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल किया, ग्राम से ग्राम, तो n2 कितना मिला बेटा, 10 टू पावर 3 into 10 टू पावर 2, कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 5। n2 कितना मिला, 10 टू पावर 5। तो सिंपल सा 1 न्यूटन में कितने डाइन होने थे ये निकालना था। तो कितने डाइन मिले, 10 टू पावर 5 ना, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन। काम खत्म, काम खत्म, बस। समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत, नहीं आया, चलिए नोट करिए, तो फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। समझ में क्यों नहीं आएगा बेटा, समझ में सब आएगा। अब की बार हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज करेंगे किसमें, नहीं उसको आपको घर के लिए देंगे। अब की बार एनर्जी की एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में चेंज करेंगे, जूल को अर्ग में चेंज करेंगे। खेल सिर्फ और सिर्फ बेटा डायमेंशन का होता है, ऊपर पहला सिस्टम का डायमेंशन, नीचे डायमेंशन दोनों की सेम है, बस जब आप यूनिट रखते हो तो एक में जो पहली सिस्टम है उसकी यूनिट्स को डाल दो, दूसरे में जैसे यहाँ पे m1 l1 t1, m1 l1 t1 को हमने रख दिया बेटा किलोग्राम मीटर और सेकंड में, एमकेएस सिस्टम में, ठीक है ना। और दूसरे वाले में हमने सीजीएस सिस्टम डाल दिया, तो बेटा जैसे ही यहाँ पे रखा इमीडिएट सॉल्व होकर के आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। नोट कर लिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करता है, समझ जाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार बेटा हम जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे। जूल क्या है, जूल है बेटा यूनिट किसकी, वर्गडन की या एनर्जी की, और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट। तो देखो बेटा 1 जूल में कितने अर्ग होंगे यही निकालना है। तो बेटा ये एमकेएस सिस्टम है और ये सीजीएस। बेटा यहाँ पे डायमेंशन होगी m1 l1 m1 l1 2 t1 minus 2, m1 l1 2 t1 minus 2, और यहाँ पे होगी m2 l2 2 t2 minus 2। बस सीधे सीधे लगाओ, n1 u1 must be equals to n2 u2। n1 की वैल्यू कितनी है, 1 जूल, 1 लिखो। u1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, u1 की वैल्यू होगी m1 l1 t1 minus 2, और n2 निकालना है
m2 l2 टू p2 माइनस 2। तो n2 निकालो तो m1 अपॉन m2, बहुत बढ़िया, l1 अपॉन l2 पावर 2, t1 अपॉन t2 पावर माइनस 2। बेटा देखो सीधा सा t से t कैंसिल कर दो, t से t कैंसिल कर दो बेटा। क्यों कैंसिल कर दोगे t से t? क्योंकि इसकी डायमेंशंस क्या है आपकी, बिल्कुल सेम है। टाइम हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है। और बेटा मास लिखो तो mgs में इसको किलोग्राम लिखते हो और cgs में ग्राम लिखते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मीटर लिखो ऊपर और नीचे लिखो सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा मीटर को 1000 ग्राम, यहाँ पर किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखो और नीचे ग्राम है ही। मीटर को 100 अपॉन 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर करो और पावर 2 कर दो। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ये 100 की पावर 3 रहा, सॉरी 10 की पावर 3 और यहाँ पर 10 की पावर 4, क्योंकि 100 है, 100 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 रेज़ टू पावर 4। तो n2 की वैल्यू कितनी मिली, n2 इक्वल्स टू 10 टू पावर 7। कैसे, ये 10 की पावर 3 रहा और ये 10 की पावर 4 रहा, तो कितना मिला, तो सीधे सीधे 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। बेटा ये रिजल्ट है। अभी कल इसी पे और रहूंगा, डोंट वरी फॉर इट बच्चों, ठीक है ना, कुछ भी है नहीं इसमें, बस है क्या कि थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आज मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा अभी लगभग 6 बजे के बाद, ठीक है ना, क्योंकि 6 बजे तक मेरी रेगुलर क्लास है बेटा, उधर 2 से 6 इधर पूरी होती है, फिर उधर 7 से 9:30 10 तक होती है, ठीक है ना। तो इधर जो है हम लोग अभी पिक करेंगे क्लास, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, ठीक है, तो इसको जो है ट्राई करिएगा, ट्राई करेंगे तो आएगा, नहीं आता है तो कोई दैट इज नॉट अ बिग इशू बेटा। मुझे भी बहुत बार करना पड़ा था जब मैं 11th में था, तो ना तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चीजों को धीरे 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 धीरे, सबसे पहले तो डायमेंशंस को सीखिए, डायमेंशंस क्या है, किस तरीके से वर्क करेंगे, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, इसी पार्ट पे रहेंगे और कल इस पार्ट को कंप्लीट करके लगभग 5-5 क्वेश्चंस का सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे बेटा आप लोग आगे वर्क करना स्टार्ट करिएगा। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू क्लास।